नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। तो देखिए ये जो पिक्चर है इसमें हमें दिखाया गया है कि पुलिस ने टीयर गैस यानी कि आंसू गैस छोड़ दी है जो लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं यानी कि प्रदर्शन कर रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और इसमें फाइनली हमारे देश के लोगों ने इन लोगों से, अंग्रेजों से कहा था कि अब तुम यहाँ से बस बहुत हो गया तुम्हारा, तुम चले जाओ। तो इससे पहले के जो इस किताब में चैप्टर्स हैं हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरीज एंड टेक ओवर ऑफ किंगडम्स। तो किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में जो अलग अलग टेरिटरीज थी यानी कि अलग अलग इलाकों को अपने कब्जे में लिया। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, नए नए कानून लेकर के आए, नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन जैसे कि सिविल सर्विसेज हो गया और पार्लियामेंट हो गया। इस तरीके की चीज़ें पहले हमारे देश में नहीं होती थी, तो ये लेके आए अंग्रेज़। हमारे जो किसान थे और जो कबीलों में रहने वाले ट्राइबल्स लोग थे उनकी लाइफ पे भी काफ़ी असर पड़ा था अंग्रेज़ों के आने से। एजुकेशनल चेंजेस इन द 19th सेंचुरी में पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए थे। डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन की जो हालत थी उसके लिए, जैसे कि सती प्रथा होती थी उसको एबॉलिश किया गया है ना। अंग्रेज़ों ने वुमेन के लिए कुछ अच्छे काम भी किए हैं। विडो री मैरिज, वुमेन को पढ़ने का अधिकार दिया है ना। चैलेंजेस टू द कास्ट सिस्टम, हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम जाति प्रथा थी उस पर भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंज किया गया, उसको भी हटाने की कोशिश की गई। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, सोशल समाज में काफ़ी सारे बदलाव, अच्छे बदलाव लाए गए। रिलीजियस, हमारे जो धर्म में जो अंधविश्वास थे वो काफ़ी हद तक छटने लगे थे, उनके बारे में लोग बात करने लगे थे, कहने लगे थे ये सब चीज़ें सही नहीं हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स आफ्टरमैथ, तो 1857 का जो रिवोल्ट था जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जान दी थी, तात्या तोपे है ना, बहादुर शाह जफर, बहुत सारे नेता थे है ना, उनके बारे में हमने, और उसके बाद क्या क्या कंडीशन रही थी देश की। द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़, तो हमारे देश के जो हथकरघा का काम करने वाले लोग थे, जैसे कि अलग अलग तरीके की कारीगरी होती थी, तो उस सब का डिक्लाइन आ गया क्योंकि वो लोग किसके लिए काम करते थे? राजों के लिए, अमीर लोगों के लिए। वो लोग तो रहे नहीं और ब्रिटिशर्स को वो सब चीज़ें इतनी पसंद नहीं थी और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारे देश में आकर के अलग अलग इंडस्ट्रीज़ लगाई। तो क्या क्या हुआ ये सब हमने इससे पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है। ये सारी की सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी, इन इश्यूज़ पे आपको मतलब आया समझ में कि इंडियन क्यों डिसकंटेंटेड थे। डिसकंटेंट होने का मतलब होता है क्यों परेशान थे ब्रिटिश रूल से। अलग अलग डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग क्लासेस जो है डिससेटिस्फाइड थी, क्यों उनको अच्छा नहीं लग रहा था अंग्रेज़ों का शासन। एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की भावना, हमारे अंदर ये फीलिंग आना कि ये देश हमारा है, अगर इस देश में कुछ गलत हो रहा है, देश के लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है हम उसे ठीक करें। तो एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, ये देशभक्ति की भावना किस तरीके से लोगों में आई। इससे पहले हम लोगों ने अभी थोड़ा से पहले देखा कि इंडिया के लोगों के पास एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो ये था कि व्हाट इज़ दिस कंट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर हुम इज़ इट मेंट, ये देश क्या है और ये देश किसके लिए है। आंसर धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगा। इंडिया के लोग जो कि इस देश में रहते हैं, सारे के सारे लोग जो इस देश के निवासी हैं, चाहे वो किसी क्लास के हों, वो अमीर हों गरीब हो, चाहे उनकी चमड़ी का, उनकी बॉडी का कलर कुछ भी हो, वो किसी भी कास्ट के हों, कोई भी भाषा बोलते हो, औरत हो या आदमी हो, सबके सब जो इस देश में रहते हैं वो इस देश के नागरिक हैं और उनमें देशभक्ति की भावना जगाने का अब काम करना था। एंड द कंट्री, इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम्स वर मेंट फॉर ऑल ऑफ देम, ये देश, इस देश के जितनी भी चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, जो भी काम हो रहे हैं वो इस देश के लोगों के लिए होने चाहिए। इस आंसर के साथ आता था कि भाई ब्रिटिशर्स हमारे देश के रिसोर्सेज को, हर चीज़ को अंग्रेज़ क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, इवन इंडियंस की लाइफ को भी वो लोग क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, और भाई ये सब जो अनफेयर ट्रीटमेंट चल रहा है, इंडियंस के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, ये तो होना नहीं चाहिए। ये कॉन्शियसनेस, मतलब ये समझ जो है वो धीरे धीरे आने लगी थी लोगों में और फिर पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनने लगी थी 1850 के बाद। तो 1857 में तो विद्रोह हुआ था है ना, उससे पहले ही लोगों की समझ में आने लगा था कि भाई देखो विद्रोह तो तभी होगा ना जब लोगों के समझ में आएगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ थी तो एसोसिएशंस बनने लगी थी, स्पेशली 1870s और 1880s में एसोसिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ के आ गई थी और ज़्यादातर जो है मोस्ट ऑफ देम वर लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल सच एज लॉयर्स। तो इंग्लिश एजुकेटेड यानी कि अंग्रेजी भाषा में
जिन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, जो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़े हुए प्रोफेशनल्स थे ना, जैसे कि वकील हो गए, स्पेशली उस समय पर ज़्यादातर लोग लॉ करते थे, जैसे आजकल सब बीटेक करते हैं, ऐसे ही उस समय पर सब लोग लॉयर्स बनते थे, मतलब ज़्यादातर लोग। तो जो पढ़े लिखे लोग होते थे, वो लॉयर्स थे, है ना, उन लोगों ने ये सब मुद्दे उठाए कि भाई देश में क्या चल रहा है, क्योंकि उनको कानूनों की भी समझ थी। मोर इम्पॉर्टेंट वन वर द पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा बनाई गई, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड ऑफ कोर्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई 1870 से लेकर के 1880 के टाइम पे, या फिर आपसे बोला जाए कि प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कांग्रेस से पहले कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। तो पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस से थोड़ा पहले बनी थी और इन्होंने अपना काम करना, अवेयरनेस फैलाना लोगों में शुरू कर दिया था। तो देखिए, नोट द नेम पूना सार्वजनिक सभा। द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक इज फॉर ऑल। सार्वजनिक का मतलब होता है जो सभी लोगों के लिए होता है। दो मैनी ऑफ दिस एसोसिएशन फंक्शनड इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री, देयर गोल वर स्टेटेड एज द गोल ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए, जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी ये इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में काम कर रही थी, बट इन ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल था वो सिर्फ उसी पार्ट, देश के उस पार्ट के लोगों के लिए काम करना नहीं था, बल्कि पूरे देश के लिए काम करना था। भले वो एक रीजन में हो, बट वो रीजनल नहीं थी, वो पूरे इलाकों में की सोच को लेकर के आगे चल रही थी। कम्युनिटी और क्लास, मतलब कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सबके लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती थी। और ये बातें क्या करती थी, दे वर्कड विद द आइडिया दैट द पीपल शुड बी सोवरेन। तो इनका जो ये ऑर्गेनाइजेशंस थी, इनका आइडिया था कि जो लोग हैं ना हमारे देश के, वो सोवरेन होने चाहिए। सोवरेन कौन होता है, जो सबसे ऊपर होता है, या फिर जिस पर कोई विदेशी ताकत का हक नहीं होता। कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। जैसे कि अगर आप सोवरेन हैं तो आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, कोई और आप पे इन्फ्लुएंस डाल के आपसे काम नहीं करवा सकता, ये होती है सोवर्निटी। तो दे वर्कड विद आइडिया दैट पीपल शुड बी सोवरेन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, इस आइडिया पे काम करती थी कि लोगों के पास ताकत होनी चाहिए। एक मॉडर्न कॉन्शियसनेस, एक नई सोच डेवलप कराने की कोशिश करती थी नेशनलिज्म के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति। दूसरे वर्ड्स में हम कहें, ये चाहती थी ये ऑर्गेनाइजेशन कि इंडिया के लोग एम्पावर हों और अपने डिसीजंस, मतलब इंडिया के लोगों के हाथ में ताकत है और अपने देश के लिए खुद हम डिसीजन ले सके, ना ही कोई बाहर से आए हुए लोग। जो डिससेटिस्फैक्शन था, मतलब नाराज़गी आप कह सकते हैं ब्रिटिश रूल से, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गई थी, काफ़ी बढ़ गई थी 1870 से 1880 के टाइम पर, क्योंकि आर्म्स एक्ट पास हुआ था। आर्म्स एक्ट पास हुआ था 1878 में। तो इस एक्ट ने ना कह दिया था कि भाई अंग्रेज़ ही आर्म्स रख सकते हैं, कोई इंडियन आर्म्स का मतलब क्या होता है, हाथ नहीं होता। आर्म्स का मतलब होता है बंदूक, असला बारूद, ये इंडियन लोग नहीं रख सकते। इसी साल 1878 में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट भी आया। वर्नैक्युलर का क्या मतलब होता है, लोकल लैंग्वेज, कॉमन लोकल लैंग्वेज जो होती है ना, उसको वर्नैक्युलर लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे आपकी इलाके की भाषा है ना, तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया। अंग्रेज़ों के लिए वर्नैकुलर जितनी भी भाषाएं थी, इंग्लिश के अलावा उनके लिए इंडिया की सारी भाषाएं वर्नैकुलर थी। तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो आया वो इसलिए आया था ताकि जितनी भी जो प्रेस हैं, यानी कि जो मीडिया है, न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे उस समय पर, तो न्यूज़पेपर्स को चुप कराया जा सके। मतलब अगर वो न्यूज़पेपर्स अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगी, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट छापेंगे, तो उनकी प्रेस को पूरी तरह सील कर दिया जा सकता है और सब कुछ ख़त्म कर दिया जा सकता है। मतलब न्यूज़पेपर और प्रिंटिंग प्रेस को भी जो है गवर्नमेंट कन्फिस्केट कर सकती है, मतलब अपने कब्जे में ले सकती है। 1883 में देयर वाज अ फुरोर ओवर द अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द इल्बर्ट बिल। तो एक ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी हुई थी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो कि हुई थी 1883 में। तो इसमें क्या हुआ था ना कि कुछ लॉ इस तरीके की बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जो इंडिया में अंग्रेज़ हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो कोर्ट में जो केस जाएगा, उस केस का जज एक इंडियन पर्सन भी हो सकता है। तो इक्वालिटी प्रमोट करने की बात करी जा रही थी, बट ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई ठीक है, हम कोई गलत काम करेंगे, बट एक इंडियन जज हम पर फैसला नहीं सुनाएगा, हम ये नहीं मानेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी। फिर गवर्नमेंट ने ये बिल वापस ले लिया कि भाई अंग्रेज़ों को तो अंग्रेजी जज ही जो है वो सज़ा सुनाएगा या जो भी करेगा, इंडियन जज नहीं कर सकता। अब इससे इंडियंस को बड़ा धक्का लगा कि मतलब ये हम पे अब चला रहे और हम जज होकर के इनकी गलत काम की भी सज़ा नहीं दे सकते। तो ये इवेंट जो है वो रेशियल एटीट्यूड, रेशियल का क्या मतलब होता है, देखिए रेस जो है वो इस शब्द से
आया है कि हम लोगों के जैसे फिजिकल फीचर्स होते हैं ना, वो एक रेस में काउंट होते हैं। जैसे कि जो लोग एक जैसे दिखते हैं वो एक रेस के हुए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, आँख नाक हाथ पैर तो सबके हैं, बट फिर भी फेशियल फीचर्स, हमारी स्किन का कलर है ना, बालों का कलर और काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो जो सारे एक जैसे लगते हैं ना, वो मतलब सेम रेस के होते हैं। जैसे कि जो ये वाइट पीपल हैं, इनको ना कॉकेशियन रेस का माना जाता है। कॉकेशियन माउंटेन रेंजेस हैं यूरोप के ईस्टर्न पार्ट में है, तो ऐसा माना जाता है जो वाइट रेस है, जो गोरी चमड़ी के लोग हैं, ये कॉकेशियन रेस के हैं। जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग इंडियन रेस के हैं, ऑस्ट्रो इंडियन रेस के, कि हम इस तरीके के दिखते हैं। तो अलग अलग रेसेस होती हैं। तो ये रेशियल एटीट्यूड दिखाया था ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के खिलाफ कि भाई आप लोग इंडियन हो और मतलब आपके लोग हमारे लोगों को जो है सज़ा वज़ा कुछ नहीं सुना सकते। तो ये रेस का मतलब बता दिया मैंने आपको, इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है इसका, बट पता होना चाहिए। तो नीड फॉर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हैड बीन फेल्ट सिंस 1880। तो 1880 के टाइम से ही एक मतलब आने लगा था दिमाग में कि भाई कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसमें सारे पढ़े लिखे लोग हों। बट इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ने बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा दिया था कि भाई हमारे देश के लोगों को किस तरीके से आप लोग कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई। तो कांग्रेस में 72 डेलीगेट्स, मतलब 72 लोग जो है वो बॉम्बे में मिले इन दिसंबर 1885 इन द लीडरशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर अमंग अदर्स। तो ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिन्होंने ज्वाइन करी, और ये मेनली कलकत्ता और बॉम्बे के ही लोग थे। नौरोजी जो थे वो एक बिजनेसमैन थे, एक पब्लिसिस्ट थे। पब्लिसिस्ट जो कि अपने आइडियाज़ को पब्लिश करता है, लिख के, बोल के या स्पीचेस के थ्रू, है ना, रिपोर्ट्स के थ्रू। ये रहते तो लंदन में थे। और ब्रिटिश पार्लियामेंट, आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से इंडियन हैं जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेटिव रहे थे, मतलब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर रहे थे। उसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ये दादा भाई नौरोजी के बारे में। और इसके एक को और मेंबर थे कांग्रेस के, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे, A.O. ह्यूम ऑल्सो प्लेड अ इंपॉर्टेंट पार्ट इन ब्रिंगिंग इंडियंस फ्रॉम द वेरियस रीजन्स टुगेदर। तो A.O. ह्यूम का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था INA, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने का। INC सॉरी, इंडियन नेशनल हर भी वो तो है ना अलग है। तो कौन कौन बोल सकता है, तो इंडियन मिरर जो है ये लिखा करते थे, बदरुद्दीन त्याबजी का न्यूज़पेपर था, और इसमें यह था कि कौन कौन कम्युनिटी, कौन कौन इंडिया के लिए बात करेगा, इंडिया की फ्रीडम के लिए। देखिए दादा भाई नौरोजी की फ़ोटो है, और ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, फर्स्ट इकोनॉमी की किताब थी, जिसमें ये दिखाया गया था कि इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि इंडिया का पैसा ब्रिटेन में ले जाया जा रहा था। कैसे? क्योंकि इंडिया ऑलरेडी हम लोग इतने ज़्यादा उनको टैक्स पे कर रहे थे, और फिर वो यहाँ से हम लोगों को सामान महंगा महंगा बेचते थे, और फिर यहाँ पे अंग्रेज़ लोग जो काम करते थे वो इंडिया से ही उनको सैलरी दी जाती थी, और वो लोग वहाँ ब्रिटेन में जाके खर्च करते थे। तो ये थी ड्रेन ऑफ वेल्थ। पैसा ड्रेन किया जा रहा है, मतलब हमारे से खींच करके ब्रिटेन में भेजा जा रहा है। तो दादा भाई नौरोजी जो थे, इनकी एक किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑफर्ड अ स्कैथिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो इंडिया में जो ब्रिटिश रूल का इकोनॉमिक इफेक्ट हुआ था, यानी कि पैसे से रिलेटेड जो इंडिया में इफेक्ट हुआ था अंग्रेज़ों के शासन का, उसके बारे में बताया गया है। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब है दादा भाई नौरोजी की। अन ब्रिटिश का मतलब है क्योंकि ब्रिटिशर्स को जेंटलमैन सभ्य माना जाता था, बट इंडिया में तो सभ्य लोगों जैसी कोई भी हरकतें वो लोग नहीं कर रहे थे। तो अन ब्रिटिश रूल। अ नेशन इन द मेकिंग। नेशन इन द मेकिंग का क्या मतलब है? एक राज्य, एक राष्ट्र जो बन रहा है। इट इज ऑफन बीन सेड दैट कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 years वाज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स। तो देखिए कांग्रेस को ना दो भागों में वैसे बांटा नहीं जाता है, कांग्रेस खुद को नहीं कहती थी, बट लोग बांटते हैं, एक मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट्स। देखिए मॉडरेट का मतलब होता है जो इंसान बीच के रास्ते पर चलता है, जैसे कि अच्छा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं, हम दंगा फसाद भी नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ही झुक भी नहीं जाएंगे, बट हम गवर्नमेंट के सामने अपनी बात को रखेंगे सही तरीके से, वो ये थे मॉडरेट्स। तो मॉडरेट्स जो हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स मेथड्स क्या थे? तो ऐसा कहते हैं कि INA की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1885 में, लगभग 20 साल तक, यानी कि 1905 तक कांग्रेस अपने
बातों में और अपने कामों में मॉडरेट थी। तो इसमें क्या था, ये लोग मॉडरेट किस तरीके से काम करते थे, ये जो इंडियन गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में थे, और ये चाहते थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो, उसमें ज़्यादा पावर मिले इंडिया के प्रोविंसेस को, ठीक है। और ऐसे प्रोविंसेस में यानी कि ऐसे इलाकों में भी जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाए जहाँ पर पहले नहीं थी। इन्होंने कहा कि इंडियंस को हाई पोस्ट देनी चाहिए गवर्नमेंट में इंडियंस हाई पोस्ट पे नहीं थे, तो इन्होंने कहा कि इंडियंस को भी हाई पोस्ट दो। इसके लिए इन्होंने कहा कि जो सिविल सर्विस यानी कि आज के टाइम पर जो IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है उसको पहले ICS इंडियन सिविल सर्विस के एग्ज़ाम से जाना जाता था, और वो पहले इंडिया में नहीं होता था, वो सिर्फ लंदन में होता था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एग्ज़ाम क्लियर भी किया था, बाद में छोड़ दिया था अपने देश की सेवा करने के लिए। तो द डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज पार्ट ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म। रेसिज्म रंग भेद की नीति नहीं, हाँ, रेसिज्म का मतलब है नस्ल भेद की नीति। नस्ल भेद मतलब आप अलग दिखते हैं तो आप हमसे अलग हैं, हम आपके साथ भेदभाव करेंगे, ये वाली कंडीशन होती है। तो डिमांड फॉर द इंडियनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज अ पार्ट ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म। तो रेसिज्म के खिलाफ ही इंडियनाइजेशन का क्या मतलब है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जहाँ पे सरकारी काम होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन। उस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर इंडियन लोग जाएंगे तो वो इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया ना। तो ज़्यादा जॉब्स जो है उस समय मोनोपोलाइज्ड थी। मोनोपोली का मतलब होता है कि भाई एक ही पर्सन के कब्जे में थी सारी की सारी वाइट जॉब्स, ठीक है, वाइट ऑफिशियल्स। एंड द ब्रिटिश जनरली एज्यूम दैट इंडियन कुड नॉट बी गिवन पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंग्रेज़ों को लगता था कि भाई मतलब इंडियंस को कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन नहीं दे सकते। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है वो मेजर पार्ट सारी की सारी अपनी सैलरी का अपने ब्रिटेन में भेज रहे थे। तो इंडियनाइजेशन ये होप थी कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है ना, सारा पैसा इंग्लैंड में जा रहा है, वो इंडिया में रह जाएगा। और डिमांड्स थी कि भाई सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी का क्या मतलब है, देखिए जुडिशियल ब्रांच कौन सी होती है, जो जजेस होते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो लॉ बनाते हैं, वो तो लेजिस्लेचर होते हैं। हमने आपको सिविक्स में पढ़ाया है कि लेजिस्लेटिव ब्रांच कौन सी होती है, जो कानून बनाने का काम करती है। कानून को लागू करवाने का काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। जुडिशरी ये देखती है कि भाई कानून अगर समाज में उसका सही पालन नहीं हुआ है, उसका हनन हुआ है, तो केसेस जाते हैं जुडिशरी में। तो एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो कानूनों को लागू करवाने का काम करते हैं। हमारे मिनिस्टर्स जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर है ना, ये लोग तो ये होते हैं एग्जीक्यूटिव। तो अंग्रेज़ों, हमारे देश के जो नेता थे उस समय, उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि भाई जुडिशरी मतलब जज भी वही है और कानून जो लागू करवा रहा है और जो जज है दोनों एक ही, ऐसा तो नहीं चलता भाई, इन दोनों को अलग अलग करो। रिपील करो। रिपील का मतलब होता है हटाओ आर्म्स एक्ट को। एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारा जो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल आप लोगों को पता है, अगर आपकी 8th क्लास की बुक में ही है सिविक्स में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 13 से स्टार्ट हो जाते हैं। आर्टिकल 13 से लेकर के 35 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना। उन्हीं फंडामेंटल राइट्स में से एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आप लोगों को बोलने की आज़ादी है, आप जो बोलना चाहते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ गलत बोलेंगे, एक लिमिट में, मतलब यही है आप सही तरीके से अपनी बात रखिए, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आज के समय पर हमारे देश में है, उस समय पर नहीं थी जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का कंट्रोल था। तो ये भी डिमांड करते थे। द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इशूज़, कुछ इकोनॉमिक इशूज़ भी रेज करे, जैसे कि इन्होंने कहा इट डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी एंड फेमीन्स। पॉवर्टी होता है गरीबी, फेमीन्स होता है भूखमरी। हमारे देश में पहले कभी भूखमरी नहीं आई थी अंग्रेज़ों के आने से पहले, बट जब भी ब्रिटिशर्स आए तो कंटिन्यूस फेमीन्स आई थी। 1940 के टाइम पे ऐसे कहते हैं कि बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन फेमीन्स की वजह से ख़त्म हो गई थी, क्योंकि बंगाल में जो चावल उग रहा था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सोल्जर्स को भेजा जा रहा था। तो इंक्रीज इन लैंड रेवेन्यू, अब अंग्रेज़ आए तो लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है ना, और इसने एम्प्रोविश कर दिया। मतलब पीजेंट्स थे, ज़मींदार थे, उनके पास पैसे नहीं बचा था। मतलब 90% ये लोग टैक्स ले लिया करते थे, खाने तक के पैसे नहीं होते थे, फिर कहते थे कि घास बेच करके हम लोगों को टैक्स दो। इस तरीके की बातें भी होती थी। तो और सारा का सारा जो अनाज उगता था वो ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था यूरोप में, क्योंकि है ना, इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया में फूड शॉर्टेज हो गया, इंडिया में खाने की कमी हो गई। कांग्रेस ने डिमांड की कि भाई जो रेवेन्यू है इतना ज़्यादा कर ले रहे हो, ये कम करो, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कट करो। आप लोग इतना ज़्यादा मिलिट्री पर, ये फौज रखने में क्यों इतना खर्चा करते हो, और ज़्यादा फंड दो इरीगेशन के लिए, यानी कि खेतों में सिंचाई करने के लिए आप ज़्यादा पैसा दो। इट पास्ड मैनी रेजोल्यूशंस ऑन सॉल्ट टैक्स। तो सॉल्ट टैक्स
नमक कानून, जो कि दांडी मार्च हुई थी 1930 में, है ना। फिर गांधी जी ने दांडी मार्च करी थी कि भाई नमक जो है वो नेचुरली बन रहा है, आप उस पर कैसे टैक्स लगा रहे हो, आपके बस चले तो आप हवा पे भी टैक्स लगा दो। तो इस तरीके का सॉल्ट टैक्स हटाओ, ऐसा भी अर्ली कांग्रेस ने कहा था। इंडियन लेबरर्स जो कि अब्रॉड जाते हैं, अब्रॉड में मतलब इंडिया के, क्योंकि भाई खूब पॉपुलेशन है, तो ब्रिटिशर्स एक टाइम पे पूरी दुनिया के 25% एरिया पे ब्रिटिशर्स का कब्जा था। तो भाई उन लोगों को लेबर चाहिए थी, तो बहुत सारा लेबर्स को भी उठा के ज़बरदस्ती ले जाते थे। और उन्होंने फॉरेस्ट ड्वेलर्स को भी बहुत फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी कि ड्वेलर का मतलब आप जहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट मतलब जंगल, तो जंगल में जो रहने वाले लोग थे उनको भी बहुत परेशान कर रहा था, क्योंकि रेलवे के लिए उनको लकड़ी चाहिए होती थी, बोट्स बनाने के लिए लकड़ी चाहिए होती थी, तो खूब जंगल कट रहे थे। इससे क्या हो रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी। इस सबसे शो हुआ कि जो एजुकेटेड एलीट थे ना, एजुकेटेड पढ़े लिखे एलीट अमीर लोग थे, ये मतलब ज़्यादातर कांग्रेस में थे। तो कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए या फिर ज़मींदार या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ही बात नहीं करती थी। हमें दिखता है कि वो इंडियन लेबरर्स के लिए बात करती थी, वो फार्मर्स के लिए बात करती थी, है ना, सबके लिए वो बात करती थी कांग्रेस। तो मॉडरेट लीडर्स चाहते थे कि डेवलप हो एक पब्लिक अवेयरनेस, कि भाई लोगों को पता तो लगे उनके साथ गलत हो रहा है। अभी लोगों को तो समझ ही नहीं आता हमारे उनके साथ गलत हो रहा है, उन्हें तो लगा था भाई यही ज़िंदगी होती है। तो उनको ये समझ आए, लोगों ने उनको अवेयर करना शुरू करा। न्यूज़पेपर्स में चीज़ें छापी गई, आर्टिकल्स छापे गए कि भाई ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में इकोनॉमिक ड्रेन कर रहा है, आप गरीब नहीं हो, आपका देश तो बहुत अमीर है, ये पैसा अंग्रेज़ लेके जा रहे हैं अपने देश में। ये जो अवेयरनेस है ये क्रिएट की गई हमारे लीडर्स के द्वारा। तो क्रिटिसाइज़ किया गया ब्रिटिश रूल को, किस तरीके से अलग अलग तरह से ये लोग हमें लूट रहे हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में रिप्रेजेंटेटिव गए, पब्लिक ओपिनियन बनाई, कि स्पीचेस दी और लोगों को मोबिलाइज़ किया, समझाया कि क्या हो रहा है और हमारी जो फ्रीडम है, जस्टिस है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, या फिर हमारी फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट है, इंडियन को किस तरीके से डिमांड करनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो है लोगों को समझाई गई और गवर्नमेंट को अवेयर कराया गया कि भाई इंडियन की ये फीलिंग है, काम कर लो सही से। अ नेशन इन द मेकिंग, तो नेशन होता है देश। नेशन इन द मेकिंग का क्या मतलब हुआ कि देश बन रहा है। देश तो पहले भी था पर वो बहुत ज़्यादा बटा हुआ था कैसे, लोगों में, लोगों की सोच में। अब देश को इकट्ठा करके किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाएगा वो है। ऐसा कहा जाता था कि कांग्रेस जो है वो पहले 20 ईयर्स में, पहले 20 सालों में मॉडरेट थी अपने ऑब्जेक्टिव्स में और अपने मेथड में। वो डिमांड करती थी कि भाई हमें ज़्यादा आवाज़ दो, मतलब इंडियन गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों की बातें सुनी जाएं। वो इनिशियली जो कांग्रेस थी, कब स्थापना हुई थी कांग्रेस की? कांग्रेस बनाई गई थी 1885 में। तो 1885 से लेकर के 1905 यानी कि 20 साल तक इसको मॉडरेट फेज कहा जाता है। मॉडरेट का मतलब होता है जो मतलब बीच का रास्ता अपना करके चलते हैं, जैसे कि ना बहुत ज़्यादा कुछ वॉयलेंट सी डिमांड करेंगे, नहीं बहुत ज़्यादा लोग कुछ बीच का रास्ता निकालते हुए कि भाई उनकी भी थोड़ी मानी जाए और सरकार भी ज़्यादा नाराज़ ना हो। इस तरीके की बातें सिर्फ कांग्रेस तब किया करती थी। कांग्रेस चाहती थी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है ना, उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए और उनको ज़्यादा पावर दी जाए, जो कि पहले दी जाती थी उससे ज़्यादा। और प्रोविंसेस, देखिए क्या था ना, जैसे आज हमारे देश में राज्य हैं, फिर राज्य के बाद उसमें ज़िले हैं, है ना, फिर ज़िले के बाद उसमें और छोटे छोटे शहर आ जाते हैं, फिर गांव आ जाते हैं। तो इस तरीके से पहले जब ब्रिटिशर्स थे तो प्रोविंसेस हुआ करती थी, है ना। तो काफ़ी सारी प्रोविंसेस, आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं, स्टेट्स मान लीजिए, तो काफ़ी सारी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती थी। देखिए लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जहाँ पर लॉ बनाने का या फिर कानून बनाने का काम किया जाता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कुछ प्रोविंसेस में तो उस समय पर थी, कब? जब अंग्रेज हमारे देश में थे, और कुछ जगहों पर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी। तो कांग्रेस वाले चाहते थे कि भाई हर जगह जितने भी प्रोविंसेस हैं वहाँ पर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाओ और वहाँ पे इंडियन लोग भी होने चाहिए और इंडियन लोगों की वहाँ पर बात सुनी जाए। ये चाहते थे कांग्रेस वाले कि इंडियंस को हाई पोजीशंस दी जाए गवर्नमेंट में। और जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, जो कि आज IAS के एग्ज़ाम से जाना जाता है, वो इंडिया में भी हो, लंदन के साथ साथ उसका एग्ज़ाम इंडिया में भी होना चाहिए। और इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज द पार्ट ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म, सिंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स एट दैट टाइम वाज मोनोपोलाइज्ड बाय वाइट। तो इसमें इंडियनाइजेशन का मतलब है कि जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है उसमें इंडियन लोग भी बैठे, ऊंचे ऊंचे पदों पर इंडियंस भी होने चाहिए, ये था इंडियनाइजेशन। और पहले क्या था, मोनोपोली थी। मोनोपोली का मतलब होता है, मोनो का मतलब वन होता है, तो मोनोपोली का मतलब हुआ कि भाई अंग्रेज
जो है सिर्फ अंग्रेज़ ही ऊंची पोजीशंस पर बैठ पाते थे। और रेसिज्म इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने समझाया था कि एक तरीके के दिखने वाले लोग क्या होते हैं, एक रेस के होते हैं। जैसे वो लोग वाइट रेस के थे, गोरे थे, और इंडियन के जो स्किन का कलर होता है वो कुछ ब्राउन सा होता है ना, तो वो भेदभाव किया करते थे। तो कांग्रेस चाहती थी कि भाई जो ऊंची पोजीशन है उसमें इंडियंस को भी जगह दी जाए। तो ब्रिटिश जनरली एज्यूम करते थे कि इंडियन जो है वो ऐसी पोजीशंस पे नहीं बैठ सकते हैं। ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं उनको मेजर पार्ट या फिर जो दी जाती थी मेजर चीज़ें, जैसे कि इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेंगे, अंग्रेज़ लेंगे। और ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। वेल्थ क्या होता है, देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब इन्होंने हमारे जो रिवॉल्यूशनरीज थे या फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने समझाया था कि इंडिया का पैसा जो है वो ड्रेन हो करके, बह करके इंग्लैंड में जा रहा है। कैसे? क्योंकि सारी की सारी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे तो अंग्रेज़ बैठे हुए हैं और पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, इंडिया से कमा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कांग्रेस वाले चाहते थे कि भाई बड़ी पोजीशंस पे इंडियंस को बैठाया जाए। सेपरेट हो जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड रिपील द आर्म्स एक्ट एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आर्म्स एक्ट यानी कि इंडियंस को भी जो है हथियार रखने का अधिकार होना चाहिए, और जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कानून बना रहा है और जो जजेस हैं, इन दोनों को अलग अलग किया जाए और लोगों को बोलने की आज़ादी हो। कांग्रेस जो है उसने काफ़ी सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ भी उठाए, जैसे कि ब्रिटिश रूल की वजह से हमारे देश में गरीबी आई है, फेमीन्स आई हैं यानी कि भुखमरी आई है, लैंड रेवेन्यू की बहुत ज़्यादा है ना, और इरिगेशन वगैरह हमारे देश में अच्छे से नहीं होती है। और कांग्रेस वाले कहते थे कि भाई जो रेवेन्यू है, कर है, इसको कम करो, जो मिलिट्री पे आप लोग एक्सपेंडिचर करते हो, मिलिट्री पे खर्चा करते हो, वो कम करो, और लोगों को खेतों की सिंचाई के लिए ज़्यादा पैसा दो, जो इंडियन लेबरर्स बाहर जाते हैं उनका ध्यान रखा जाए, सॉल्ट टैक्स हटाए जाएँ, है ना। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मांगी जा रही थी। ये शो करता है कि डिस्पाइट जो है ये कांग्रेस एजुकेटेड एलीट्स की बॉडी थी, उसके बाद भी ज़मींदार इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी तो बात करती थी, बट लोगों के लिए भी ये बात करती थी। मॉडरेट लीडर्स चाहते थे डेवलप करना पब्लिक अवेयरनेस कि भाई अंग्रेज़ जो हैं वो गलत हैं, ये लोग सही नहीं हैं, ये लोगों तक बात पहुँचाने का काम स्टार्टिंग में कांग्रेस ने मेनली किया था। वो ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज़ करते थे अपनी स्पीच से, काफ़ी इनके बारे में लिखते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, और ब्रिटिशर्स के बारे में लोगों को ब्रिटिशर्स की सच्चाई दिखाने की कोशिश करते थे और लोगों की फीलिंग्स को जगाने की कोशिश करते थे कि भाई आपके साथ गलत हो रहा है। फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। 1890s आते आते काफ़ी सारे जो इंडियंस थे उन्होंने ये क्वेश्चन रेज करना शुरू करा, स्पेशली कांग्रेस स्टाइल में, मतलब जैसे कांग्रेस था उसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग उठ करके आने लगे। बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब में काफ़ी लीडर्स आए, जैसे कि बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। इनको क्या कहा जाता था? लाल, बाल, पाल, ठीक है। तो इन लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कांग्रेस की नीतियों से थोड़ा और हट करके इन्होंने और जोर शोर से कहते हैं कि आगे आवाज़ उठाई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो इन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया था मॉडरेट्स को कि भाई ये तो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स है, भाई आप तो सिर्फ प्रेयर करते रहते हो अंग्रेज़ों के सामने, सिर्फ विनती करते रहते हो कि भाई ये कर दो वो कर दो, अंग्रेज़ करते बढ़ते तो कुछ है नहीं। एंड एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो भाई ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है इनको, किनको? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, इनको कहा जाता है ये एक्सट्रीमिस्ट थे। और ये कहते थे कि हमारे देश के लोगों को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, यानी कि हमारे देश में जो चीज़ें बन रही हैं हम उनका इस्तेमाल करें, जो भी चीज़ें हमारे देश के लोगों को ज़रूरत है वो सारी हमारे देश में बननी चाहिए, बाहर से नहीं आनी चाहिए, और हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब है देश को आगे उठाने के लिए काम करना चाहिए। तो सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क पर ये लोग एम्फेसिस करते थे, है ना। अब they argued that people must rely on their own strength, not on the good intentions of the government। ये लोग कहते थे कि लोगों को अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान देना चाहिए, अपनी ताकत पर, और गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा करेगी ये सब नहीं सोचना चाहिए। गवर्नमेंट कौन? यहाँ पर गवर्नमेंट अंग्रेजी सरकार है, अभी वाली नहीं। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज। स्वराज का मतलब यहाँ पर था कि सेल्फ रूल, हम खुद को खुद से रूल करेंगे, कोई बाहरी ताकत आकर के हम पे रूल नहीं करेगी, ये था स्वराज। तिलक रेज द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। आज़ादी जो है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। ये जो स्लोगन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रेस किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इस पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में वायसरॉय कौन था? बंगाल का कर्जन, और कर्जन ही रिस्पॉन्सिबल था बंगाल के पार्टीशन के लिए। तो
बंगाल काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रोविंस था। मतलब आप समझ लीजिए उस समय पर 1905 में जितना बड़ा बंगाल था ना, उतना बड़ा तो खुद ब्रिटेन भी नहीं था। ब्रिटेन भी बंगाल से उस समय पर छोटा था, क्योंकि बंगाल पे जो आज का बंगाल है उसमें बांग्लादेश भी था, यूपी का बहुत सारा पार्ट था, असम का बहुत सारा पार्ट था, उड़ीसा का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, मतलब बहुत ही बड़े एरिया में उस समय पर बंगाल था। तो काफ़ी सारे बिहार, उड़ीसा वगैरह के पार्ट इसमें इंक्लूड होते थे। ब्रिटिश ये कहते थे कि भाई बंगाल को हमें डिवाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होगी, मतलब हमारे लिए काम करना आसान होगा, क्योंकि बंगाल तो बड़ा है। बट क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ये बिल्कुल सही था? देखिए, कन्वीनियंस क्या क्या रिप्रेजेंट करती थी? इंडियंस के लिए तो कोई कन्वीनियंस या इनकन्वीनियंस कुछ थे ही नहीं, हमारे लिए तो सब कुछ ये लोग ख़राब ही कर रहे थे। तो ये लोग क्या करना चाहते थे और ऐसा क्यों कर रहे थे? क्लियरली इट वॉज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड द बिजनेसमैन। तो भाई बंटवारा करने के लिए जो ब्रिटिशर्स जो थे, इनका ही कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। इवन सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली एरियाज फ्रॉम द प्रोविंस, द गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज्ड इट विद द असम। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो ईस्ट बंगाल, सपोज करिए जैसे कि ये बंगाल है, तो इधर वाला जो पार्ट है वो ईस्ट बंगाल था, इधर पार्ट मतलब पहले पूरा बंगाल था, फिर ये ईस्ट बंगाल कर दिया और ये वेस्ट बंगाल कर दिया, जो आज का वेस्ट बंगाल है। ईस्ट बंगाल जो आज का है, मतलब उस समय का था, आज वो बांग्लादेश है ना। तो इधर इस तरफ असम था, तो ईस्ट बंगाल को असम के कुछ एरिया से जोड़ दिया गया, है ना। और परहैप्स द मेन मोटिव वर टू कर्टेल द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली पॉलिटिशियंस एंड टू स्प्लिट द बंगाली पीपल। तो देखिए, मेन जो रीज़न था ना, वो इनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या इनकन्वीनियंस नहीं था। मेन रीज़न था कि जो बंगाल था ना, वो पॉलिटिकल हब बन चुका था। जो भी रिवॉल्यूशनरीज निकल के आ रहे थे ना, वो सारे बंगाल से आ रहे थे। बंगाल में अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ज़्यादा आग भड़क रही थी, तो उन्होंने सोचा हम कर देते हैं बंगाल का बंटवारा, लोग अलग फील करेंगे तो शायद ये मूवमेंट भी दब जाए। तो इन्होंने क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरिएटेड पीपल ऑल ओवर इंडिया। इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है गुस्सा हो गए थे। अब देखा कि पार्टीशन करें, बंगाल का बंटवारा करें, तो लोग गुस्सा हो गए। सारे के सारे जो कांग्रेस के सेक्शन थे, चाहे वो मॉडरेट हो, रेडिकल्स हो, दे मे बी कॉल्ड ऑप्रेस्ड। तो उन्होंने कहा कि भाई ये अपोज्ड इट, कि भाई ये चीज़ तो गलत है, आप बंटवारा तो नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो कांग्रेस का मेंबर, सबने इसका विरोध किया था। लार्ज पब्लिक मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड एंड नोवेल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप्ड। तो काफ़ी सारी मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह ऑर्गेनाइज हुए और काफ़ी ज़्यादा मास प्रोटेस्ट का मतलब होता है लोगों ने काफ़ी विद्रोह किया, लोग सड़कों पे आ गए कि भाई हम लोग तो ये सब नहीं होने देंगे। स्ट्रगल अनफोल्डेड केम टू बी नोन एज स्वदेशी मूवमेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट विद द इकोस एल्सवेयर टू। तो स्वदेशी मूवमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 का जो मूवमेंट था उसको हम लोग स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं। स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था कि भाई हमारे देश की जो जनता है, तो जो स्वदेशी मूवमेंट था ना, इसमें लोगों से आह्वान किया गया कि अपने ही देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें और ब्रिटेन से या विदेश से जो चीज़ें आ रही हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए। तो जो स्ट्रगल था स्वदेशी मूवमेंट का, वो बंगाल में काफ़ी ज़्यादा मतलब फैल गया था और आंध्र प्रदेश और बाकी सारे एरियाज़ में भी इसकी इकोस थी, मतलब गूंज तो बाकी एरियाज़ में भी थी। और इस समय के ये जो स्वदेशी मूवमेंट था, इसमें एक स्लोगन बन गया था, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम के नारे लगा के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे थे। ये जो यहाँ पे पिक्चर है, ये है बाल गंगाधर तिलक की, और इनका एक न्यूज़पेपर ये चलाते थे, केसरी और मराठा। तो केसरी जो था इनका न्यूज़पेपर, वो मराठी लैंग्वेज में ये लिखा करते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ ये काफ़ी कुछ बोला करते थे इसमें। तो बाल गंगाधर तिलक का न्यूज़पेपर था केसरी और इसकी लैंग्वेज थी मराठी लैंग्वेज में, केसरी न्यूज़पेपर में ये लिखा करते थे। तो ये देखिए डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट के। स्वदेशी मूवमेंट सॉट टू अपोज ब्रिटिश रूल एंड एनकरेज द आइडियाज़ ऑफ सेल्फ हेल्प, स्वदेशी एंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन। तो जो स्वदेशी मूवमेंट था ये अंग्रेज़ी सरकार के रूल के खिलाफ था, वहाँ से जो सामान आ रहा था उसके खिलाफ था, और एजुकेशन जो होनी चाहिए वो हमारे देश की होनी चाहिए, इसमें ये सारी की सारी बातों पे एम्फेसाइज किया गया था। इंडियन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हो। फाइट फॉर स्वदेश, द रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स। तो देखिए जो बॉयकॉट है ना, बॉयकॉट का मतलब होता है आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, आपने एक ग्रुप बना लिया कि भाई हम इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो होता है बॉयकॉट। तो जो बॉयकॉट है ना, ये सबसे पहले हम लोगों के देश में 1905 में ही मास मतलब बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे देखा गया था कि कपड़े जलाए जा रहे हैं या फिर कपड़ों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उनका जो विदेश से आए हैं या फिर विदेशी चीज़ों का बहुत ज़्यादा बॉयकॉट किया जा रहा था। इससे क्या हुआ, सम इंडिविजुअल्स ऑल्सो बिगिन टू सजेस्ट दैट रिवॉल्यूशनरी वायलेंस वुड बी नेसेसरी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वायलेंस यानी कि दंगों का या फिर अंग्रेज़ों को मार करके ही हम इस देश से निकाल सकते हैं।
तो ये उन लोगों का था जो रेडिकल्स थे कि भाई अभी मारो काटो और उनको बाहर निकालो। ओपनिंग डेकेड्स जो थी 20th सेंचुरी की, यानी कि 20th सेंचुरी की जो शुरुआती साल थे ना, वो मार्क्ड बाय अदर डेवलपमेंट एज वेल, और भी चीज़ें हो रही थी। अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स फॉर्म द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढाका इन 1906। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी 1906 में। कहाँ पर? ढाका में। ढाका है बंगाल में। अब ठीक है, लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो लीग ने कहा, अब बाकी सब तो कह रहे थे कि भाई पार्टीशन नहीं होना चाहिए, बट जो ये मुस्लिम लीग बनी थी ना, इन्होंने हमेशा से बंटवारे का क्या किया था? सपोर्ट ही किया था। इन्होंने बंगाल का भी बंटवारा करवाया और मुस्लिम लीग ने ही देश का भी बंटवारा करवाया, है ना। तो इट डिजायर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, डिमांड कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1909। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का क्या मतलब होता है? देखिए क्या है ना, ये चैप्टर जो है ना, इसमें आप लोगों को टर्म्स बड़े सारे दिए हैं, मतलब उसका समझाया नहीं गया है, तो मैं इसका मतलब भी साथ साथ समझा रही हूँ ना, तो वीडियो शायद थोड़े बड़े होंगे और इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स भी बनेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपको पूरी इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री बता दी जा रही है। तो देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है, देखिए पहले क्या है, सेपरेट का मतलब होता है अलग, इलेक्टोरेट का मतलब होता है वोट देना, है ना। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का ये मतलब था कि जो मुसलमान चुने जाएंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान लोग ही चुनेंगे, मतलब मुस्लिम जो जनता है वही सिर्फ मुसलमान लीडर्स को चुनेगी, और बाकी पूरे देश की जनता मुसलमान लीडर्स को नहीं चुनेगी, सिर्फ मुस्लिम लोग ही मुस्लिम लीडर्स को चुनेंगे अपने नेता। ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इसमें क्या था कि अ डिमांड कंसीडर्ड, और गवर्नमेंट ने ये बात मान भी ली। अभी हमारे देश में कैसे इलेक्शन होते हैं, पूरे देश की जनता वोट करती है ना, किसी को भी चुनना है तो कोई ऐसा तो नहीं कि धर्म के हिसाब से वोटिंग हो रही है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट में धर्म के हिसाब से वोटिंग होती थी। तो 1909 में गवर्नमेंट ने बात मान भी ली। कुछ सीट्स जो थी काउंसिल में, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में मैंने बताया था, वो रिजर्व कर दी गई कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही इलेक्ट होकर के आएंगे और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही उनको वोट करेंगे। तो मतलब कन्फर्मेशन हो गई कि भाई मुसलमान तो पक्का पक्का आने ही हैं इसमें काउंसिल में। आज का पार्लियामेंट या फिर वो मान लीजिए संसद वगैरह, संसद या फिर परिषद, विधान परिषद जो स्टेट्स में होती है, इस तरह से। This tempted politicians to gather a following by distributing favors to their own religious groups। अब देखिए, अब उनको अलग से सीट मिल गई, अब वो लोग क्या करने लगे, और ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें फ्यूल करने लगे, मतलब लोगों के मन में डालने लगे कि भाई हम लोग तो बाकी धर्म से अलग हैं, हमें अलग रह के चलना चाहिए। क्योंकि अगर लोग एक साथ जुड़ जाते हैं, दोनों धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम और बाकी सारे लोग, तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो रहते नहीं। तो जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स अंग्रेज़ों ने दे दिए कि भाई सिर्फ मुसलमान ही इन सीट्स पर चुन करके आएंगे, तो जो मुस्लिम लीडर्स थे ना, उन्होंने और ज़्यादा बंटवारे की और ज़्यादा भेदभाव की नीति को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। मीनवाइल द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907। कांग्रेस का भी बंटवारा हो गया 1907 में। मॉडरेट्स वर अपोज्ड टू द यूज़ ऑफ बॉयकॉट। देखिए, जो बॉयकॉट है कि भाई आप इन सब चीज़ों का बहिष्कार करो, इन सब चीज़ों को यूज़ मत करो, ये किसने कहा था? एक्सट्रीमिस्ट ने कहा था, लाल बाल पाल ने। एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? जो कहते थे कि भाई फटाफट हटाओ इनको यहाँ से, अंग्रेज़ों को। मॉडरेट्स कहते थे कि भाई इतना ज़्यादा बिल्कुल एक्सट्रीम में मत चले जाओ और थोड़ा आराम आराम से काम करो। एक्सट्रीमिस्ट कहते थे नहीं भाई, आराम आराम से तो कुछ होता ही नहीं है। अब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई और सूरत में कांग्रेस का बंटवारा हो गया, जिसको हम सूरत स्प्लिट भी कहते हैं, 1907 का। दे फेल्ट दैट इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फोर्स आफ्टर द स्प्लिट। मतलब वो कहते थे कि बॉयकॉट में फोर्स होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, दंगे होंगे, ये सब नहीं चलेगा। अब कांग्रेस जो है स्प्लिट हो गई, और जो मॉडरेट्स थे विद तिलक द कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स विद तिलक्स फॉलोअर्स फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो तिलक जो थे वो तो भाई एक्सट्रीमिस्ट में आते थे। तो जो कांग्रेस थी ना, जब स्प्लिट हुई तो उसमें ज़्यादातर लोग कौन रह गए? मॉडरेट्स रह गए। मॉडरेट्स मतलब जो आराम आराम से काम करो, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो थोड़ा बाहर निकल गए कांग्रेस से, जिसमें तिलक भी थे। टू ग्रुप्स रीयूनाइटेड इन दिसंबर 1915। फिर उसके बाद भाई अलग अलग होकर चली नहीं बात, तो 1915 में ये दोनों ग्रुप जो हैं वो साथ में जुड़ करके आ गए। नेक्स्ट ईयर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी एक हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट साइन किया एंड डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो 1915 में जो है कांग्रेस के मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप फिर से जुड़ गए, और फिर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी थोड़ा साथ में आई और काम साथ करने की कोशिश करी। अब द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, मास नेशनलिज्म, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना जो है वो उभर के आई थी, उसके बारे में। तो 1919 के बाद स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश ग्रेजुअली बिकम अ मास मूवमेंट। तो इससे पहले तो ठीक है, थोड़े लोग अवेयर हो रहे थे, बट धीरे धीरे करके पूरी देश की जनता में ये फीलिंग आने लगी थी कि भाई अंग्रेज़ों को तो देश में नहीं होना चाहिए। तो लोग काफ़ी ज़्यादा विद्रोह इनके खिलाफ करने लगे थे। तो पीजेंट्स
यानी कि जो किसान हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, ट्राइबल, स्टूडेंट, वुमेन, सबके सब जो हैं फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, इन सब के सब साथ में आए और अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया। बिजनेस ग्रुप्स ने भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया 1920s के टाइम पे। बट ऐसा क्यों था, सब लोग क्यों अंग्रेज़ों के खिलाफ आ गए थे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी? 1914 से लेकर के 1918 तक चली थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ना देश की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा क्योंकि खर्चा हुआ था किस पे? डिफेंस पे, यानी कि आर्म्स पर और मिलिट्री पर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था। इससे क्या हुआ था? गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए थे। अब लोगों की इनकम और बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं उन पे असर पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, कि अगर आप टैक्सेस बढ़ाओगे तो असर तो पड़ेगा ही। अब मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा था, वॉर के लिए सप्लाईज बढ़ी थी, लोगों को ज़बरदस्ती कहा जा रहा था कि आप आर्मी ज्वाइन करो, तो चीज़ों के दाम भी बढ़ गए थे और कॉमन लोगों के लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई थी। महंगाई होगी तो कॉमन लोगों के लिए तो मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ क्या हुआ था? बिजनेस ग्रुप्स रीप्ड फेबुलस प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर। ऐसा देखिए, अब बिजनेस ग्रुप्स को थोड़ा प्रॉफिट भी हुआ। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ जो थे, जो ब्रिटेन की कंपनियां थी ना, वो तो सारी की सारी वॉर का सामान बनाने में लग गई थी। तो काफ़ी सारा सामान जो पहले ब्रिटेन से इंडिया में बहुत ज़्यादा आ रहा था, अब वो कम हो गया था ना, तो इंडिया के जो बिजनेस थे वो फल फूल गए थे, तो उनके पास थोड़ा पैसा आ गया था। वॉर ने क्रिएट कर दी थी डिमांड इंडस्ट्रियल गुड्स की, जो कि जैसे कि जूट के बैग या कपड़े, है ना, और जो रेलवे के इक्विपमेंट्स हैं। इससे क्या हुआ था? इंपोर्ट्स जो है वो बाहर से सामान आना कम हो गया था, क्योंकि बाहर के देश यानी कि ब्रिटेन जैसे देश तो लड़ाई में लगे हुए थे, तो इंडिया में ही सामान अब बनने लगा था। तो इससे थोड़ा सा इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो है एक्सपैंड हुई थी वॉर के टाइम पे। देखिए क्या हुआ था ना, ज़्यादातर लोगों को तो नुकसान हो रहा था, बट कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया में, अब उनको काम ज़्यादा मिलने लगा था वॉर की वजह से। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में जो फैक्ट्रियाँ पहले चल रही थी ना, कपड़ा बनाने की, अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें बनाने की, वो सारे के सारे लोग वॉर में चले गए थे लड़ने के लिए। तो इसलिए इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा फ़ायदा हो गया था। इंडियन बिजनेस जो है, अब उन्होंने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, अगर ब्रिटेन से सामान ना आए तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए जब वॉर ख़त्म हुई, ब्रिटेन से फिर से सामान आने को होने लगा, तो इंडियन बिजनेसमैन ने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, हमने तो बहुत प्रॉफिट कमाया है पहले, क्योंकि हमारा सामान बिक रहा था, ब्रिटेन से सामान आएगा, हमारा सामान कम बिकेगा। तो उन्होंने भी रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया कि भाई इतना सामान अंग्रेज़ ब्रिटेन से इंडिया में ना भेजें। तो वॉर लेट द ब्रिटिश टू एक्सपैंड देयर आर्मी। अब आर्मी बढ़ाई तो विलेजर्स को ना ज़बरदस्ती, जो सोल्जर्स थे ना, वो ज़बरदस्ती मतलब भरा गया था, भर्ती किया गया था। काफ़ी सारे सोल्जर्स को अब्रॉड भी भेजा गया। काफ़ी सारे वॉर के बाद जब वापस आए तो काफ़ी सारे लोग तो मर गए, बट कुछ लोग वापस भी आए। तब उन्हें समझ आया कि भाई दुनिया में चल क्या रहा है, ये अंग्रेज़ जो हैं किसी के सगे नहीं है, ये हमारे देश पर राज कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ से हो रहा है फ़ायदा। उन्होंने देखा जाकर कि एशिया के, अफ्रीका के लोगों को किस तरीके से जो कॉलोनियल रूल है, ये जो उपनिवेशवाद है, जैसे कॉलोनियल पावर है ब्रिटेन जैसी और बहुत जर्मनी टाइप की, ये जो सारी की सारी कंट्रीज़ है ना, ये अफ्रीका पर और एशिया के देशों पर सिर्फ और सिर्फ अत्याचार कर रही हैं, और ये सब चीज़ें गलत है। ये कब लोगों को समझ आया? जो लोग जंग में लड़ने गए और वापस आए, उन्होंने ये पूरी दुनिया देख के आए वो लोग। फर्दरमोर 1917 में रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया में, रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। क्या हुआ था? कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इस तरीके के आइडियाज़ रशिया से भी डेवलप होकर के आने लगे थे। वहाँ पे पीजेंट्स और वर्कर्स के स्ट्रगल हो रहे थे। वहाँ पे जो किसान हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स हैं, वो अपने राइट्स के खिलाफ लड़ने लगे थे। तो ये सारी की सारी अवेयरनेस पूरी दुनिया में भी फैलने लगी थी। इससे भी इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, अगर हमें कुछ सही करना है तो हमें उसके लिए लड़ना पड़ेगा, जैसे कि रशिया ने लड़ाई करी है अपने अधिकारों के लिए। अब एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, अब ये सब चल रहा था, तो इस सब में तो इससे पहले महात्मा गांधी नहीं थे। अब महात्मा गांधी जी आ गए तो हमारे देश की पॉलिटिक्स कुछ अलग ही हो गई थी। इन सारी सर्कमस्टांसेस में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ये सब हो रहा था, एट द एज ऑफ 46 जब गांधी जी इंडिया वापस आए थे, वो काफ़ी सारे लगभग 20 सालों के लिए अफ्रीका, साउथ अफ्रीका चले गए थे, फिर 46 की एज में वापस आए इंडिया में 1915 में। और उन्होंने देखा, हैविंग लेड इंडियंस इन दैट कंट्री इन नॉन वायलेंट मार्चेस अगेंस्ट रेसिस्ट रिस्ट्रिक्शंस। तो भाई वो अपना ना एक होमवर्क टाइप का करके आ गए थे साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में भी इसी तरीके, साउथ अफ्रीका में भी ना अंग्रेज़ों का रूल था, और वो वहाँ के लोगों पर भी इसी तरीके के अत्याचार कर रहे थे जैसे इंडिया में थे, बट वहाँ पे तो और भी ज़्यादा थे। मतलब इंडिया में तो फिर भी इतना नहीं कर रहे थे। रेसिज्म रंग भेद की नीति, कि भाई आप, हम गोरे हैं, तुम काले हो, तो हम तुम्हारे साथ अत्याचार करेंगे, इस तरीके की नीति थी अंग्रेज़ों की। तो इंडिया में तो फिर भी कम थी, मतलब साउथ अफ्रीका में तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो उसके खिलाफ गांधी जी जो है वो नॉन वायलेंट स्ट्रगल करके आए थे, मतलब अहिंसा, बिना हथियार उठाए नॉन वायलेंट रूप में उन्होंने
जब अंग्रेज़ों के खिलाफ स्ट्रगल किया था तो उसमें इन्हें सक्सेस भी मिली थी, और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड लीडर ये बन चुके थे इंटरनेशनली, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी लोग गांधी जी को जानने लगे थे। तो साउथ अफ्रीका का कैंपेन जो है वो काफ़ी सारे इंडियंस के कॉन्टैक्ट में लेकर के आया, हिंदू, मुसलमान, पारसी, क्रिश्चियन, गुजराती, तमिल, नॉर्थ इंडियन, अपर क्लास मर्चेंट, लॉयर, वर्कर्स, तो जितने भी लोग साउथ अफ्रीका में इंडियंस थे उनके कॉन्टैक्ट में गांधी जी आए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। महात्मा गांधी जो अपने स्टार्टिंग के कुछ ईयर थे वो उसमें पूरा देश घूमे, क्योंकि 20 सालों से लगभग ये देश के बाहर रहे थे, तो देश तो बदल जाता है 20 सालों में, कोई भी जगह बदल जाती है। तो पहले ये पूरा देश घूमे, इन्होंने देखा कि यहाँ के देश के लोग कैसे हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं और वो किस सिचुएशन में देश में रह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे फाउंडर्स ऑफ नताल कांग्रेस, नताल कांग्रेस डरबन में किसने इस्टेब्लिश करी थी? गांधी जी ने, है ना। 1895 में अलॉन्ग विद अदर इंडियंस महात्मा गांधी एस्टैब्लिश नताल कांग्रेस टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, रेशियल का मतलब होता है रंग भेद की नीति आप कह सकते हैं, या फिर एक नस्ल भेद की नीति होती है कि आप इस रेस के हैं, हम इस रेस के हैं, तो भेदभाव टाइप होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है सब कि 1895 में गांधी जी ने एस्टैब्लिश करी थी नताल कांग्रेस साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशंस इन्होंने नहीं करी थी, पहले 1 साल तक इंडिया में घूमते रहे। फिर शुरुआत में इन्होंने कहाँ पे किया था काम? चंपारण में, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, और तीनों के तीनों मूवमेंट्स में सक्सेसफुल हुए थे। और जब चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, इन अलग अलग जगह ये लोग काम कर रहे थे, तब ये राजेंद्र प्रसाद के कांटेक्ट में आए, वल्लभ भाई पटेल के कांटेक्ट में आए, है ना। और अहमदाबाद में इन्होंने मिल वर्कर्स की काफ़ी मदद की थी, और कब? 1918 में।